मालामाल वीकेंड के पिछले 2 एपिसोड्स में हमने समझा कि म्यूचुअल फंड नाम की चिड़िया आखिर होती क्या है, कौन पैसे लेता है हमारे और कौन इन्हें इन्वेस्ट करता है, कितने तरह की स्कीम्स होती हैं। सारी थ्योरी पढ़ने के बाद अब बारी है प्रैक्टिकल की, यानी इन्वेस्ट करने की। जानेंगे उन तमाम क्लीशे से सवालों के जवाब, जैसे कि इन्वेस्ट की शुरुआत कैसे करें, कहाँ करें, कितना करें और कब कब करें। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देखना शुरू कर चुके हैं मालामाल वीकेंड, जहां पर बात होती है सिर्फ आपके जेब की, आपके पर्स, आपके वॉलेट की। ब्रॉट टू यू बाय पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट पिलर हैं एएमसी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। एएमसी को फंड हाउस भी कहते हैं। जैसा हमने आपको पिछले एपिसोड में भी बताया था कि एएमसी वो कंपनी होती हैं जो इन्वेस्टर्स के पैसों को पूल करके यानी जमा करके म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करती हैं। म्यूचुअल फंड में आने वाले सभी निवेश को यही कंपनियां मैनेज करती हैं। अब इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास 3-4 ऑप्शंस होंगे। पहला, डायरेक्ट एएमसी के थ्रू, दूसरा बैंक्स के जरिए, तीसरा है कुछ थर्ड पार्टी ऐप्स के जरिए जिनसे निवेश कर सकते हैं। एक एक करके मैं आपको तीनों मोड समझाती हूँ। पहला है डायरेक्ट एएमसी की वेबसाइट से। निपॉन इंडिया, यूटीआई, बजाज फाइनेंस, फिनसर्व म्यूचुअल फंड, हेलियोस म्यूचुअल फंड, आईटीआई म्यूचुअल फंड, ये कुछ नामी एएमसी हैं। सिर्फ इतने ही नहीं, और भी बहुत सारे हैं। इनकी वेबसाइट पर आपको अलग अलग टाइप के फंड्स दिख जाएंगे। किस टाइप का फंड किस पर्पज के लिए होता है ये हमने आपको पिछले वीडियो में बताया ही था। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। लगभग सारे बैंक्स अपने प्लेटफॉर्म पर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन दे रहे हैं। बैंकों की वेबसाइट या फिर ऐप पर आपको इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड का ऑप्शन मिल जाएगा। कुछ बैंकों की अपनी खुद की एएमसी भी है, जैसे बड़ौदा पीएनपी, पारिवास फंड, एचडीएफसी फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी, और कुछ बैंकों ने दूसरी एएमसी के साथ पार्टनरशिप कर रखी है। जैसे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की साइट पर आपको उसके पार्टनर एएमसी के नाम दिख जाएंगे। जिन बैंकों की अपनी एएमसी है वो मोस्टली अपने ही म्यूचुअल फंड स्कीम्स को रिकमेंड करती हैं, हालांकि ये डिसीजन पूरी तरह आपका है। ग्रो, ज़ीरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक्स, 5 पैसा वगैरह। इसके अलावा निवेश करने के लिए किसी बिचौलिए की मदद भी ले सकते हैं, मीडिएटर, जैसे कि एमफी से रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। ये डिस्ट्रीब्यूटर आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको फंड्स सजेस्ट करते हैं। इन्वेस्टर जिस एएमसी का फंड खरीदते हैं वो ही डिस्ट्रीब्यूटर को कुछ कमीशन दे देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑप्शन तो बता दिए लेकिन कंफ्यूज भी कर दिया, कैसे पता करेंगे कौन सा तरीका ज़्यादा सही रहेगा? इसका जवाब है चार्जेस और फैसिलिटीज़। डायरेक्ट एएमसी में इन्वेस्ट करते हैं तो कंसल्टेशन नहीं मिलेगा, माने कुछ पूछना हो या कुछ समझ में नहीं आ रहा है या फिर स्कीम बदलना चाहते हैं या नहीं, बदलना चाहिए या नहीं, इसकी जानकारी आपको एएमसी से नहीं मिल पाएगी। एएमसी में कोई एक्सपेंस रेशियो जो होता है वो हाई होगा, मतलब कि आपका फंड मैनेज करने के बदले जो लगने वाली फीस है वो। कंपैरिजन का ऑप्शन नहीं मिलेगा, यानी अलग अलग फंड्स में कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। जिस एएमसी की वेबसाइट पर जाएंगे सिर्फ उनके ही फंड्स दिखेंगे। दरअसल 2 तरह के प्लान होते हैं, डायरेक्ट और रेगुलर। डायरेक्ट प्लान में आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, इसलिए एक्सपेंस रेशियो कम होता है। रेगुलर फंड में डिस्ट्रीब्यूटर उन्हें बेच रहे होते हैं, इसलिए एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है। दूसरा ऑप्शन जो था बैंक, यहाँ भी आपको कोई कंसल्टेशन नहीं मिलेगा, एक्सपेंस रेशियो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी, टोटली बैंकर पर डिपेंड करेगा। हेल्प के मामले में भी अगर बैंकर चाहे तो ही वो आपकी टाइम पर मदद करेगा। कंपैरिजन का ऑप्शन आपको यहाँ भी नहीं मिलेगा और प्लान रेगुलर या डायरेक्ट दोनों हो सकता है। थर्ड पार्टी ऐप्स पर ग्रो या ज़ीरोधा जैसे किसी भी ऐप पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई कंसल्टेशन नहीं मिलेगा लेकिन एक्सपेंस रेशियो कम होगा, क्योंकि ये ऐप एएमसी कंपनीज को डायरेक्ट कस्टमर देते हैं, इसलिए एक्सपेंस रेशियो नेगोशिएट कर लेते हैं। यहाँ आपको कस्टमर केयर सर्विस भी मिलेगी, कंपैरिजन ऑप्शन भी मिलेगा, यानी कि अलग अलग फंड्स का रिटर्न देखकर बेस्ट एएमसी फंड अपने लिए चुन सकते हैं और प्लान डायरेक्ट ही होगा। किसी एजेंट या कंसल्टेंट से अगर म्यूचुअल फंड स्कीम ले रहे हैं तो यहाँ आपको कंसल्टेशन मिलेगा, यानी टाइम पर आप जब भी चाहें, जो भी मन में डाउट आ रहा हो, इन्हें फ़ोन घुमा के पूछ सकते हैं। इसके लिए एक्सपेंस रेशियो 1-2% बढ़ जाता है, क्योंकि ये आपके रिटर्न के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं। यहाँ कंसल्टेंट आपकी हेल्प करेगा, कस्टमर केयर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्लान यहाँ रेगुलर मिलेगा। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए सुविधा अनुसार अपना इन्वेस्टमेंट मोड चुन सकते हैं। मोड चुनने के बाद अब बारी आती है इन्वेस्टमेंट की। प्रोसेस की शुरुआत करते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए पहले डीमैट अकाउंट ज़रूरी होता था, लेकिन अब नॉर्मल बैंक अकाउंट के साथ भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं
दोनों के अपने फ़ायदे हैं। डीमैट यानी डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट, जिनमें स्टॉक और बॉन्ड्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे होते हैं। डीमैट अकाउंट के ज़रिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अपने पोर्टफोलियो की अपडेट एक ही जगह मिल जाती है, लेकिन इनमें ट्रांजैक्शन चार्ज और एनुअल फीस भी देना पड़ता है, जबकि रेगुलर बैंक खाते से इन्वेस्ट करने पर ये चार्जेस नहीं लगते। म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टर्स को एक स्टेटमेंट प्रोवाइड कराते हैं जिसमें उनकी होल्डिंग्स, परचेज वैल्यू, नंबर ऑफ यूनिट्स और उसकी करंट वैल्यू जैसी सारी जानकारी दी होती है। जिस भी मार्फत इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, यानी जिस भी मोड के थ्रू इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वो चुन लीजिए। इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरना होगा। फॉर्म ऑनलाइन डायरेक्ट एएमसी की वेबसाइट या ऐप पर मिल जाएगा। उदाहरण के लिए हमने ग्रो म्यूचुअल फंड एएमसी का इन्वेस्टमेंट प्रोसेस दिखाया है। पहले पैन कार्ड से लॉगिन करना होगा, फिर इस पहले स्टेप में पर्सनल डिटेल्स भरनी होंगी, जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, नॉमिनी की जानकारी भी देनी होगी। फॉर्म में नॉमिनी की जानकारी अपडेट करनी होगी, यानी कि किसी यूनिट होल्डर की मौत होने के केस में रिटर्न कौन क्लेम करेगा। म्यूचुअल फंड के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 3 नॉमिनी रखे जा सकते हैं। नॉमिनी के नाम, यूनिट होल्डर के साथ उनका रिश्ता और निवेश में हर नॉमिनी के हिस्से का परसेंटेज भी, ये सारी जानकारियाँ भरनी होती हैं। दूसरे स्टेप में बैंक की डिटेल, तीसरे में इन्वेस्टमेंट की डिटेल, मसलन की स्कीम का टाइप क्या है। पेमेंट के लिए 2 ऑप्शन मिलेंगे। म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने के लिए जो 2 ऑप्शन है वो है लमसम और दूसरा SIP। लमसम में आप एक बार में पैसे डाल सकते हैं, एक मुश्त पैसे डाल सकते हैं, और SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में आप तय कर सकते हैं कि आप हर महीने पैसे डालना चाहते हैं या 3 महीने में एक बार डालना चाहते हैं या साल में 2 बार। ये टोटली आपके हाथ में होगा। दोनों के अपने नफ़ा और नुकसान हैं। जब बाजार में लगातार गिरावट आ रही हो तब के लिए एक मुश्त पैसे कारगर हैं, लेकिन मान लीजिए आपने एक मुश्त पैसे डाल दिए, उसके बाद मार्केट गिरने लगा, ऐसे में आपके पैसे बढ़ने के बजाय घटने लगेंगे। वहीं SIP चुना है तो गिरते हुए मार्केट में आपको हर फॉल पर अधिक यूनिट्स मिलते चले जाएंगे और आप अपने पिछले महीने के नुकसान को अगली बार काफ़ी हद तक ज़ीरो कर लेंगे, यानी एवरेज कर लेंगे। और जब पैसे बढ़ना शुरू होंगे तो निचले दामों पर खरीदे गए जो यूनिट्स हैं उसके ज़्यादा पैसे मिलेंगे। बहरहाल अपना पेमेंट टाइप सेलेक्ट करने के बाद अब चौथे स्टेप में पेमेंट करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद 15 कैलेंडर डेज के बाद आपकी SIP शुरू हो जाएगी। अगर बैंकों के जरिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो नेट बैंकिंग से लॉगिन करना होगा। एग्जाम्पल के लिए हमने SBI योनो ऐप को लिया है। लॉगिन करने के बाद इन्वेस्टमेंट वाले ऑप्शन पर जाना होगा। इसमें से म्यूचुअल फंड वाले ऑप्शन, इस केस में एक्सप्लोर म्यूचुअल फंड्स पर क्लिक करना होगा। आपके सामने सारे टाइप के अवेलेबल फंड्स दिख जाएंगे, उनमें से सुटेबल फंड सेलेक्ट कर लीजिए। OTP देकर आपसे KYC की परमिशन ली जाएगी। इसके बाद इन्वेस्टमेंट से जुड़ी डिटेल्स देनी होगी, मसलन कितने रुपए देना चाहते हैं, SIP करनी है या लमसम, किस फ्रीक्वेंसी पर करना है। ये सारी डिटेल्स भरने के बाद आपका इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाएगा। थर्ड पार्टी ऐप्स के जरिए अगर निवेश कर रहे हैं तो पुराने ऑप्शन की तरह ही ऐप पर लॉगिन कीजिए। थर्ड पार्टी ऐप्स में एक फ़ायदा रहता है कि आपको एक ही थीम के अलग अलग AMC के जितने सारे फंड्स अवेलेबल हैं सब कंपेयर करने का ऑप्शन मिलता है। जिसका रिटर्न बढ़िया दिखे, जिसका फंड मैनेजर अच्छा दिखे, उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं तो AMC की तरह यहाँ भी अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरना होगा। बैंकिंग डिटेल्स, इन्वेस्टमेंट लमसम रहेगा या SIP, पेमेंट की डिटेल्स भरने के बाद आपका काम शुरू हो जाएगा। अगर ऑफलाइन मोड से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यही अकाउंट ओपनिंग फॉर्म ऑफलाइन भरकर साथ में चेक या डिमांड ड्राफ्ट देना होगा। ये फॉर्म आपको AMC की ब्रांच ऑफिस या फिर इन्वेस्टर सर्विस सेंटर या फिर रजिस्ट्रार या फिर ट्रांसफर एजेंट्स के पास जमा करना होगा। कोई भी मोड चुने, सभी मोड्स के साथ अगर आप पहली बार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में तो KYC करानी होगी। KYC यानी कि नो योर कस्टमर। चाहे आप कोई भी मोड चुने, ये एक बार की प्रक्रिया है। बेसिकली ये प्रोसेस चेक करने के लिए होता है कि एप्लीकेंट जो है वो वैलिड है कि नहीं, वो लीगल है कि नहीं, उसके पते का वेरिफिकेशन होता है। इसके लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड चाहिए होगा। अगर जॉइंट अकाउंट होल्डर हैं तो दोनों को अलग अलग KYC फॉर्म भरना पड़ेगा। NRI के केस में पासपोर्ट की सर्टिफाइड 2 कॉपी, ओवरसीज एड्रेस और परमानेंट एड्रेस की कॉपी भी देनी होगी। इनके वेरिफिकेशन के बाद ही इन्वेस्टमेंट शुरू कर पाएंगे। फंड में इन्वेस्टमेंट तो शुरू हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्वेस्ट करके काम खत्म हो गया। हमें लगातार ये ट्रैक भी करना होता है कि फंड परफॉर्म कैसा कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली एक टारगेट लेकर चल रहे होंगे। अगर फंड हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से परफॉर्म नहीं करेगा तो फिर हम स्ट्रैटेजी चेंज करेंगे ना।
लेकिन सवाल ये कि हम परफॉर्मेंस चेक कैसे करेंगे। इसका जवाब छिपा है कुछ पैरामीटर्स में, जैसे कि एब्सोल्यूट रिटर्न, CAGR, XIRR, एनुअलाइज्ड रिटर्न, एनुअल रिटर्न, रोलिंग रिटर्न। सबको एक एक करके समझाते हैं। एब्सोल्यूट रिटर्न, इसका फॉर्मूला होता है करंट सेल वैल्यू माइनस परचेज वैल्यू इनटू 100। ये बताता है कि जितने पैसे आपने इन्वेस्ट किए थे उसमें आपको अभी तक कितना प्रॉफिट या लॉस हो चुका है। आपने गौर किया होगा कि इसमें टाइम का जिक्र नहीं है। अब जैसे मैं कहूँगी एक म्यूचुअल फंड में मुझे 1 लाख का एब्सोल्यूट रिटर्न दिखा रहा है और दूसरे में 20,000 का, तो क्या लगता है आपको कौन सा अच्छा म्यूचुअल फंड है? और अगर मैं कहूँ कि जिसमें मुझे 1 लाख का एब्सोल्यूट रिटर्न मिला है उसे खरीदे हुए मुझे 10 साल हो गए हैं और जिसमें मुझे 20,000 का रिटर्न मिला है उसे खरीदे हुए सिर्फ 1 महीना हुआ है, तो इसी के चलते कुछ या कहें अन्य तरह के भी पास्ट रिटर्न लिटमस टेस्ट होते हैं, जैसे कि CR। CAGR का मतलब होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। इससे आप ये मालूम कर सकते हैं कि आपका निवेश हर साल औसतन कितने प्रतिशत की दर से बढ़ा है। इन्वेस्टमेंट की परफॉर्मेंस को समझने और अलग अलग निवेशों की तुलना करने में भी CAGR की मदद ले सकते हैं। इस एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने 2 लाख लमसम अमाउंट निवेश किया और 5 साल में ये बढ़ के 2.5 लाख हो गया है, तो CAGR रिटर्न क्या होगा? स्क्रीन पर आपको इसका फॉर्मूला दिख रहा होगा। उस हिसाब से जब हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो कैलकुलेशन पर आपका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट होगा 4.56%। इसका मतलब है कि आपका निवेश हर साल औसतन 4.56% की दर से बढ़ा है। यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि किसी साल आपको नेगेटिव रिटर्न मिले, वहीं आगे 2-3 साल एवरेज से ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। ऐसे में आपका लॉस जो है वो कॉम्पनसेट हो जाएगा। CAGR म्यूचुअल फंड रिटर्न को कैलकुलेट करने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला पॉपुलर तरीका है, लेकिन ये सिर्फ लमसम इन्वेस्टमेंट वाले केस में कारगर है। जो लोग SIP करते हैं उन्हें अगर परफॉर्मेंस जज करनी है अपने फंड की तो उन्हें XIRR देखना चाहिए। इसका फुल फॉर्म हुआ सिंगल रेट ऑफ रिटर्न। इसे समझने के लिए पहले हमें NAV समझना होगा। म्यूचुअल फंड स्टॉक्स, बॉन्ड, कैश और गोल्ड का कलेक्शन है जिनका मार्केट प्राइस है। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो मिलता है आपको फंड का यूनिट। म्यूचुअल फंड के 1 यूनिट की कीमत ही NAV होती है, यानी कि नेट एसेट वैल्यू। म्यूचुअल फंड के एसेट की वैल्यू होती है। NAV आपको ये आइडिया देती है कि डेली बेसिस पर आपके इन्वेस्टमेंट की कीमत क्या है और आपका म्यूचुअल फंड कितना बेहतर परफॉर्म कर रहा है। जितनी ज़्यादा NAV उतना ज़्यादा म्यूचुअल फंड की वैल्यू। ये SIP की पास्ट परफॉर्मेंस जानने के लिए यूज़ होता है। जैसे मान लीजिए आप 5,000 की मंथली SIP 5 साल के लिए कर रहे हैं। अब इसमें कई पेंच होंगे, जैसे हर महीने NAV की वैल्यू घटेगी, इससे सालाना और ओवरऑल रिटर्न पर असर पड़ेगा। असल में इसमें इतने सारे वेरिएबल्स हैं कि इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन एक ही समाधान है कि इसको आप लगातार ट्रैक करते रहें, यही उसका उपाय है। एक दिए गए साल में आपके निवेश पर कितना रिटर्न बढ़ रहा है, ये इस बात को समझने में मदद करता है कि अगर आपका निवेश हर साल एक जैसा बढ़ता तो साल के अंत में कितना होता। इसका मतलब हुआ कि एक साल में किसी निवेश से होने वाली कुल प्रॉफिट या लॉस। इससे ये पता चल सकता है कि आपको एक साल के दौरान अपने निवेश पर कितने प्रतिशत का रिटर्न यानी कि प्रॉफिट या लॉस मिला है। म्यूचुअल फंड से मिला टोटल रिटर्न, जिसमें ब्याज, कैपिटल एप्रिसिएशन यानी कि पूंजी में वृद्धि, डिविडेंड्स, मन लाभांश जैसे अतिरिक्त कमाई शामिल होती है। जहां टोटल रिटर्न निवेश की पूरी अवधि के लिए रिटर्न दिखाता है, वहीं एनुअल रिटर्न सिर्फ 1 साल की अवधि के लिए रिटर्न दिखाता है। और आखिरी पैरामीटर, आखिरी तो नहीं है लेकिन उन तमाम पैरामीटर्स में से ये जो है फिलहाल हमारे लिए आखिरी है, ये लंबे समय के लिए रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ निश्चित तारीख से नहीं बल्कि कई अलग अलग पीरियड में मिले रिटर्न का औसत निकाला जाता है। मान लीजिए आप 5 साल का रोलिंग रिटर्न देखना चाहते हैं तो आप हर एक दिन या महीने के लिए पिछले 5 साल का रिटर्न निकालेंगे और ये पता लगाएंगे कि उस समय के दौरान औसतन कैसा परफॉर्मेंस रहा। इस तरह आप 5 साल के दौरान अलग अलग टाइम का औसत रिटर्न देख सकते हैं। अगर आपने 1 जनवरी 2010 से 31 दिसंबर 2014 तक का रिटर्न देखा और फिर 2 जनवरी 2010 से 1 जनवरी 2015 तक का रिटर्न देखा तो ये रोलिंग रिटर्न कहलाएगा। ये आपको समझने में मदद करता है कि निवेश ने अलग अलग टाइम पर कैसे परफॉर्म किया है। इससे ये भी समझा जा सकता है कि किसी निवेश की अस्थिरता यानी रिटर्न में वेरिएबिलिटी कितनी आई है। आज के लिए इस एपिसोड में इतना ही। आपके लिए जानकारी लिखी थी मेरी साथी प्रगति चौरसिया ने। उम्मीद करते हैं ये आपके काम की रही होगी और आपको पसंद भी आई होगी। जैसा भी लगे हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बाकी देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।